हेलो एवरीवन, आई एम अ सीए फाइनल स्टूडेंट और इस चैनल पे आपको सीए फाइनल ग्रुप 2 के सारे रिवीजन ऑडियोज़ मिल जाएंगे। तो मैं आपको कुछ चीज़ें इस रिवीजन ऑडियोज़ के बारे में बताना चाहती हूँ। ये लास्ट मिनट रिवीजन ऑडियोज़ हैं, मतलब कि ये सिर्फ उनके लिए रेलेवेंट है जिन्होंने अगर एक भी बार पहले से पढ़ाई करी हुई है। अगर आपने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा और ये रिवीजन ऑडियो यहाँ पे आके सुनोगे तो कुछ समझ में नहीं आने वाला, बिकॉज जिन लोगों ने पहले पढ़ रखा है वही समझ पाएंगे कि ये क्या है। हम लोग शुरू करते हैं सेकंड चैप्टर से, जो कि है सप्लाई अंडर जीएसटी से। तो सप्लाई अंडर जीएसटी, इसमें पहले हम लोग कुछ डेफिनेशन से स्टार्ट करेंगे। डेफिनेशन का समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आगे हम लोग को क्या है कि क्लासीफाई करना पड़ता है कि क्या गुड्स है, सर्विसेज है, कंसिडरेशन, ये सब चीज़ें क्या होती है। तभी हम लोग उस हिसाब से आंसर को फ्रेम कर सकते हैं कि अगर कोई चीज़ गुड्स भी है कि नहीं है, कवर हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है, तभी तो हम उसको सप्लाई मानेंगे, तभी हम उस पर जीएसटी लगाएंगे। तो पहला है गुड्स। गुड्स का मतलब क्या है? हर काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी है, लेकिन इसमें मनी और सिक्योरिटीज़ नहीं आता। तो अदर देन मनी एंड सिक्योरिटीज़ हो गया, और इंक्लूसिव डेफिनेशन है बट इंक्लूड्स। तो गुड्स में क्या हो गया? एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, और इंक्लूड्स में आ गया एक्शनेबल क्लेम, ग्रोइंग क्रॉप्स, ग्रास एंड थिंग्स अटैच्ड टू और फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द लैंड विच आर एग्रीड टू बी सीवियर्ड बिफोर सप्लाई और अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सप्लाई। ये गुड्स हो गया। सेकेंड है हमारा सर्विसेज। सर्विस मतलब क्या हो गया? एनीथिंग अदर देन गुड्स, मनी एंड सिक्योरिटीज़, इन सब के अलावा। बट इसमें भी इंक्लूसिव डेफिनेशन है, बट इंक्लूड एक्टिविटीज रिलेटिंग टू द यूज ऑफ मनी, कन्वर्जन बाय कैश और एनी अदर मोड फ्रॉम वन फॉर्म करेंसी और डिनोमिनेशन टू अनदर फॉर्म करेंसी और डिनोमिनेशन, जिसके लिए एक सेपरेट कंसिडरेशन भी चार्ज किया जा सकता है, वो है हमारी सर्विसेज। मतलब कि सर्विसेज क्या हो गई? रिलेटिंग टू यूज़ ऑफ मनी हो गई, उसको कन्वर्ट कर रहे हैं कैश में या फिर किसी भी मोड में, वो हमारी क्या हो गई? सर्विस हो गई, जिसके लिए हम सेपरेट कंसिडरेशन भी चार्ज कर रहे हैं। अब कंसिडरेशन क्या होता है? तो कंसिडरेशन इन रिलेशन टू सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ इंक्लूड्स, इसमें क्या आ जाएगा? दो चीज़ें बताई गई है। तो इंक्लूड्स एनी पेमेंट मेड और टू बी मेड वेदर इन मनी और इन अदरवाइज इन रिस्पेक्ट ऑफ or in response to the inducement of the supply of goods or services or both, whether by the recipient or any other person, but it shall not include any subsidy given by the CG or SG। कोई भी गवर्नमेंट की सब्सिडी कोई भी गवर्नमेंट की सब्सिडी है वो इसमें इंक्लूड नहीं करना है। और दूसरा आएगा मॉनिटरी वैल्यू ऑफ एनी एक्ट ऑफ फॉरबिडेंस in respect of or in response to the inducement of the supply of goods or services or both। तो कोई भी वो करता है कि रेसिपेंट या अदर पर्सन, तो वो भी मॉनिटरी वैल्यू आ जाएगी। तो इसके एग्जांपल्स हैं कि पिज़्ज़ा रिसीव्ड फॉर अ वॉच, पिज़्ज़ा हमने रिसीव किया फॉर अ वॉच, तो क्या ये कंसिडरेशन है? हाँ, ये कंसिडरेशन है, क्योंकि यहाँ पे मैंने बताया है कि एनी पेमेंट मेड हो या फिर मॉनिटरी वैल्यू भी हमारी आ जाएगी। फिर है नॉन कम्प्लीट फीस पेड बाय CA2 इज क्वालिफाइड आर्टिकल नॉट टू टेक इट्स क्लाइंट एंड नॉट टू कॉम्पीट इन द सेम फील्ड, ये भी एक कंसिडरेशन है। कॉम्प्लीमेंट्री फूड ऑफर्ड बाय अ रेस्टोरेंट to a bus driver or conductor as an inducement for getting customers at their restaurant, ये भी कंसिडरेशन है। फिर हमारा यहाँ पे आ जाएगा बिजनेस। बिजनेस यहाँ पे क्या इंक्लूड करता है? बिजनेस इंक्लूड्स TCM PVAW। तो TCM क्या हो जाएगा? ट्रेड, कॉमर्स, मैन्युफैक्चर, और PVAW हो जाएगा प्रोफेशन, वोकेशन, एडवेंचर, वीजर, irrespective of the volume, frequency, continuity या regularity। और उसके बाद provision by a club, association, society to its members, या फिर admission for a consideration of the person to any premises, या फिर activities of race club include एक्टिविटीज़ ऑफ अ रेस क्लब इंक्लूडिंग बाय वे ऑफ टोटलाइजर है, या फिर लाइसेंस टू बुक मेकर है, एक्टिविटीज़ ऑफ अ लाइसेंस बुक मेकर एंड सच क्लब है, या फिर एक्टिविटी ट्रांजेक्शन अंडरटेकन बाय द CG SG और एनी अदर लोकल अथॉरिटी इन विच दे आर एंगेज एज पब्लिक अथॉरिटीज़, ये हो जाएगा हमारा बिजनेस। फिर हम बार बार कह रहे हैं रेसिपिएंट क्या होता है? कि जहाँ पे भी कंसिडरेशन पेबल है फॉर द सप्लाई ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज और बोथ, तो जो पर्सन लाइबल है, जो पैसे देगा टू पे द कंसिडरेशन, वो हमारा रेसिपिएंट है। और अगर कंसिडरेशन पेबल नहीं है फॉर द सप्लाई ऑफ द गुड्स
गुड्स की बात हो रही है यहाँ पे सिर्फ, कि कंसिडरेशन पेबल ही नहीं है। तो द पर्सन टू होम द गुड्स आर डिलीवर, गुड्स आर मेड अवेलेबल, और टू होम द पोजेशन और यूज ऑफ द गुड्स इज गिवन, जिसके पास भी गुड्स का पोजेशन दे दिया, जिसको दे दिया, वो रेसिपेंट है। थर्ड है, नो कंसिडरेशन इज पेबल फॉर द सप्लाई ऑफ द सर्विस, तो जिसको हमने सर्विस दी, टू होम द सर्विस इज रेंडर्ड। फिर है फैमिली, क्या होती है फैमिली का, वही स्पाउस एंड चिल्ड्रन ऑफ द पर्सन, तो हमेशा रिलेटेड होंगे। बट जीएसटी में पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, ब्रदर सिस्टर ऑफ द पर्सन है, अगर वो डिपेंडेंट है तो रिलेटेड है, नहीं डिपेंडेंट है तो रिलेटेड नहीं है। ऑनलाइन गेमिंग का नया ये सब जो आया है, ऑनलाइन गेमिंग क्या होता है, ऑफरिंग ऑफ अ गेम ऑफ द इंटरनेट और एन इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क। तो गेम हम दे रहे हैं इंटरनेट या इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क पे, और इसमें इंक्लूड्स ऑनलाइन मनी गेमिंग भी आता है। ऑनलाइन मनी गेमिंग जो है, ऑनलाइन मनी गेमिंग का अलग से कर दिया है डेफिनेशन। इसमें क्या है, ऑनलाइन गेमिंग है जिसमें प्लेयर्स क्या करते हैं, पे और डिपॉजिट मनी और मनी इज़ वर्थ, इंक्लूडिंग इसमें वीडीए वर्चुअल डिजिटल एसेट भी करते हैं। और क्यों हम लोग डिपॉजिट करते हैं, हम एक्सपेक्टेशन ऑफ विनिंग मनी, मनी वर्थ इन एनी इवेंट इंक्लूडिंग गेम, स्कीम, कॉम्पिटिशन, कोई भी एक्टिविटी है, whether or not its outcome or performance is based on skill, chance or both, and whether the same is permissible or otherwise under any other law for the time being in force। फिर है स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम, क्या होता है, यानी कि ये जो क्लेम है बैटिंग, कसिनोज, गैमलिंग, हॉर्स रेसिंग, लॉटरी, ऑनलाइन मनी गेमिंग से जो हमारी आ रही है, तो इस पर जो जीएसटी का रेट है वो है 28%। फिर वीडीए हमारा क्या है, वर्चुअल डिजिटल एसेट, जो कि क्लॉज 47A सेक्शन 2 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961 में दिया हुआ है, उसका अलग से चैप्टर है, डीटी के रिविजन ऑडियोज में मिल जाएगा। तो ये तो सारा रेसिपिएंट और ये कुछ डेफिनेशन पढ़ी। फिर है हमारा सप्लायर इन रिलेशन टू दी एक्शनेबल क्लेम, कौन होगा, तो डीम टू बी सप्लायर मान लिया जाता है कि किसको मान लेंगे, जो भी पर्सन ऑर्गेनाइज अरेंज कर रहा है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली सप्लाई ऑफ दी स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम, और उसमें ये पर्सन भी आता है, इंक्लूडिंग अ पर्सन हु ओन्स, ऑपरेट, मैनेजेस डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म फॉर सच सप्लाई, तो उसको हम मान लेंगे कि ये भी सप्लायर हो गया एक्शनेबल क्लेम्स का। एंड वेदर दे आर सप्लाइड बाय हिम or through him, and whether consideration in money or money's worth including the VDA। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर वो सप्लायर है तो वो लाइबल टू पे टैक्स हो जाएगा। अब हम आ जाते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ सप्लाई, जो कि है सेक्शन 7 ऑफ CGST एक्ट। तो सबसे पहले हम इसमें बताएंगे मीनिंग एंड स्कोप ऑफ सप्लाई। सप्लाई होएगी तभी हमारा टैक्स लगेगा, तो ये जानना भी बहुत ज़रूरी है कि कौन सी चीज़ सप्लाई है, कौन सी नहीं है। तीन शेड्यूल आएंगे इसमें। शेड्यूल 1 है तो जिसमें हम ये बताएंगे कि सप्लायर मान लेंगे इवन इफ विदाउट कंसिडरेशन, मतलब कि जो डीम सप्लाई है वो है शेड्यूल 1। शेड्यूल 2 है जिसमें हम लोग ये बताएंगे कि एक्टिविटीज और ट्रांजेक्शन टू बी ट्रीटेड एट सप्लाई ऑफ गुड्स है कि वो सप्लाई ऑफ सर्विस है। फिर है हमारा शेड्यूल 3 जिसमें हम बताएंगे कि वो नाइदर सप्लाई ऑफ गुड्स है नॉर सप्लाई ऑफ सर्विसेज है। फिर है हमारा सेक्शन 8 आएगा आगे, जो कि है टैक्सेबिलिटी ऑफ कंपोजिट एंड मिक्स सप्लाई हम पढ़ते हैं। तो सप्लाई की डेफिनेशन में क्या आ जाएगा, सप्लाई में ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज और बोथ आता है, जैसे कि सेल, ट्रांसफर, बार्टर, एक्सचेंज, लाइसेंस, रेंटल, लीज, डिस्पोजल which is made or agreed to be made for a consideration in the course or furtherance of business। तो जनरली क्या है कि यहाँ पे कंसिडरेशन और ये कोर्स और फर्दरनेस ऑफ बिजनेस हर जगह लिखना ही पड़ता है। फिर आएगा एक्टिविटीज़ और ट्रांजेक्शन। सेकंड पॉइंट है एक्टिविटीज़ और ट्रांजेक्शन बाय पर्सन अदर देन एन इंडिविजुअल। इंडिविजुअल के अलावा एक्टिविटीज़ एंड ट्रांजेक्शन टूवर्ड्स मेंबर और कॉन्स्टिट्यूएंट्स और वाइस वर्सा फॉर कैश, डेफर्ड पेमेंट और अदर वैल्यूएबल कंसिडरेशन। फिर है इम्पोर्टेशन ऑफ द सर्विसेज फॉर अ कंसिडरेशन। अगर हमने सर्विसेज को इम्पोर्ट कर लिया फॉर अ कंसिडरेशन तो वो सप्लाई होगी वेदर और नॉट इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। सर्विसेज का अलग चलता है ये, आगे और भी हम पढ़ेंगे इसके बारे में। फिर है एक्टिविटीज इन दी शेड्यूल 1 मेड और एग्री टू बी मेड विदाउट अ कंसिडरेशन। तो शेड्यूल 1 क्या होता है, डीम सप्लाई होता है, तो उसको भी सप्लाई मानते हैं। तो एक तो है हमारा शेड्यूल 3 को हम लोग नेगेटिव लिस्ट भी कहते हैं, जिसमें एक्टिविटी ट्रांजेक्शन है जिसको ना तो हम सप्लाई ऑफ गुड्स मानते हैं ना सप्लाई ऑफ सर्विसेज मानते हैं। और ऐसे भी कुछ एक्टिविटीज़ हैं, ट्रांजेक्शन है जो अंडरटेकन बाय CGSG एनी लोकल अथॉरिटी है, जिसमें भी कि वो एंगेज्ड हैं एज अ पब्लिक अथॉरिटी, तो वो हम गवर्नमेंट भी नोटिफाई करेगी, तो वो भी बताएंगे बाद में कि कौन सी चीज़ क्या है।
कौन सी चीज़ सप्लाई है और कौन सी नहीं है। फिर पैरामीटर्स ऑफ सप्लाई हम पढ़ेंगे, तो सप्लाई में क्या क्या चीज़ें आ जाएगी, 3 चीज़ें आ जाएगी ना। सप्लाई क्या है, गुड्स और सर्विसेज का होना चाहिए। अदर देन गुड्स एंड सर्विसेज है, अदर देन गुड्स एंड सर्विसेज क्या हो जाएगा, मनी और सिक्योरिटीज़, तो वो क्या है, उस पर जीएसटी नहीं आएगा। सप्लाई कंसिडरेशन के लिए होना चाहिए, वही कोर्स एंड फर्दरेंस ऑफ बिजनेस के लिए होना चाहिए। तो इसमें क्या हो जाएगा, इंक्लूड्स तो क्या हो जाएगा, कोर्स एंड इंक्लूड्स, तो ये सप्लाई में क्या इंक्लूड हो जाएगा, बिजनेस के लिए होना चाहिए। सेकंड सर्विसेज वाला मैंने बताया, इंपोर्टेशन ऑफ सर्विसेज अगर कंसिडरेशन के लिए है उसको मान लेंगे। फिर डीम सप्लाई आ जाएगा, लेकिन नेगेटिव लिस्ट जो है शेड्यूल 3 वो हमारा सप्लाई बिल्कुल भी नहीं होएगा। अब जैसे किसी ने कार बाय करी है पर्सनल यूज़ के लिए और बाद में उसने किसी कार डीलर को बेच दी, तो ये क्या है, नॉट ए सप्लाई, क्योंकि ये जो सप्लाई है ना वो बिजनेस के लिए नहीं है, इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस नहीं है। किसी ने अपने ओल्ड बैंगल्स बेचे, इयरिंग्स भेजी किसी ज्वेलरी शॉप को, तो ये भी हमारा सप्लाई नहीं है, क्योंकि ये क्या है, कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस का नहीं है, पर्सनल यूज़ के लिए उन्होंने बेचा है अपना। फिर उसके बाद हमारा आ जाता है डोनेशंस पे, एक स्पेसिफिक पॉइंट है, इस पे क्वेश्चंस भी बने हुए हैं आगे, कि अगर किसी भी चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन ने अगर डोनेशन लिया है इंडिविजुअल डोनर से विदाउट क्विड प्रो क्वे, यानी कि नथिंग इज टू बी डन बाय डनी इन रिटर्न, इसका मतलब क्या हो जाएगा, जीएसटी नहीं लगेगा अगर 3 कंडीशन सेटिस्फाई है कि गिफ्ट और डोनेशन हमने किसको दिया, चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन को दिया, और पेमेंट जो दिया है ना उसका कैरेक्टर क्या है, गिफ्ट और डोनेशन है, पर्पस क्या है, फिलेंथ्रोपिक है एंड नॉट फॉर एडवर्टाइजमेंट। यानी कि अगर एडवर्टाइजमेंट शो हुआ, यानी कि शो ऑफ कोई कर रहा है और किसी को उसने डोनेशन दिया, मतलब कोई किसी ने भी डोनेशन दिया किसी भी चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन ट्रस्ट को, और वहाँ पे वो लिख रहा है कि मैंने डोनेशन दिया है, और वहाँ पे वो लिख रहा है कि डोनेटेड बाय दिस पब्लिशिंग हाउस और डोनेटेड बाय दिस बिजनेसमैन, तो ये क्या हो जाएगा, एडवर्टाइजमेंट हो जाएगा और इसको सप्लाई मान लेंगे तो टैक्स लग जाएगा। लेकिन अगर किसी ने ये लिखा कि सिर्फ वो अपने बिजनेस का नाम नहीं दिखा रहा है, वो सिर्फ ये लिख रहा है कि डोनेटेड बाय मिस्टर एक्स, नो एडवर्टाइजमेंट और इसमें नो सप्लाई, क्योंकि यहाँ पे कोई कंसिडरेशन है ही नहीं, ये हम लोग मानेंगे। फिर उसके बाद है कुछ स्पेसिफिक चीज़ें बताई गई है कि आर्ट वर्क सेंड बाय आर्टिस्ट टू गैलरीज फॉर एग्जीबिशन जो लगता है उसको भी नहीं सप्लाई मानेंगे, क्योंकि कोई कंसिडरेशन नहीं आता है फ्रॉम दी गैलरी टू दी आर्टिस्ट। फिर है सर्विसेज बाय ग्रांट ऑफ एल्कोहलिक लिकर लाइसेंस जो है अगेंस्ट द कंसिडरेशन इन द फॉर्म ऑफ लाइसेंस फ़ी और एप्लीकेशन फ़ी, तो ये क्या है, इसको भी हम लोग सप्लाई नहीं मानेंगे। तो ये सिर्फ अल्कोहलिक लाइसेंस पे है, दूसरे लाइसेंस के लिए नहीं है, क्योंकि अल्कोहलिक लिकर पे को तो सप्लाई नहीं मानते ना, इसलिए। फिर नो क्लेम बोनस करके आता है कि वो इंश्योरेंस कंपनी देती है इंश्योर्ड को, तो इसमें क्या होता है, इंश्योरेंस कंपनी डिडक्ट करती है नो क्लेम बोनस फ्रॉम द ग्रॉस प्रीमियम अमाउंट जब व्हेन नो क्लेम इज मेड बाय द इंश्योर्ड पर्सन। इंश्योर्ड पर्सन क्या होता है, जो भी कस्टमर है जिसने इंश्योरेंस पॉलिसी लिया है टू इंडेमनीफाई हिमसेल्फ फ्रॉम एनी लॉस और इंजरी एज पर द टर्म्स ऑफ द पॉलिसी, दैट इज ही इज नॉट अंडर एनी कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन नॉट टू क्लेम द इंश्योरेंस पीरियड। तो वो क्या है, कोई कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन में नहीं है, तो यानी कि उसने कोई सर्विसेज नहीं दी है, तो नो सप्लाई इज प्रोवाइड बाय द इंश्योर्ड टू द इंश्योरेंस कंपनी इन द फॉर्म ऑफ एग्रीइंग टू द ऑब्लिगेशन टू रिफ्रेन फ्रॉम द एक्ट, agreeing to the obligation to refrain from the act of lodging insurance claim during the previous year, and no claim bonus cannot be considered as a consideration for any supply। इसको कोई consideration नहीं मानेगा क्योंकि ये सप्लाई ही नहीं है, इसको सप्लाई नहीं मानेगा अगर वो क्लेम नहीं कर रहा है अपना इंश्योरेंस का, तो इसका मतलब ये नहीं कि उसने सप्लाई दे दी और ये कंसिडरेशन मानेंगे, तो ये हमारा क्या है, कंसिडरेशन नहीं है। एक तो जैसे सप्लाई ऑफ कंसिडरेशन, सप्लाई में हमेशा हम देख रहे हैं कंसिडरेशन है और बिजनेस के होना चाहिए, लेकिन इसका एक ही एक्सेप्शन है जो कि ये है कि सप्लाई बीइंग मेड इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, इसका एक ही एग्जम्पशन, इसका एक ही एक्सेप्शन है जो कि है कि इम्पोर्टेशन ऑफ द सर्विसेज हमने किया है, अगर वो हमने कंसिडरेशन के लिए कर लिया, फिर चाहे वो बिजनेस हो या नहीं हो। जैसे कि एक प्रोपराइटर है, उसने आर्किटेक्ट सर्विसेज ली फॉर हिज पर्सनल रेजिडेंस फ्रॉम एन आर्किटेक्ट लोकेटेड इन न्यूयॉर्क एट एन एग्रीड कंसिडरेशन ऑफ $5,000, तो ये क्या हो गया, इम्पोर्ट ऑफ सर्विसेज हो गया, और इसको हम लोग क्या मान लेंगे, सप्लाई मान लेंगे, भले ही ये चाहे बिजनेस के लिए नहीं है लेकिन ये हम लोग सप्लाई मानेंगे। अब हम आगे आ जाते हैं शेड्यूल 1 से। तो शेड्यूल 1 में क्या है कि डीम सप्लाई किस किस को मानेंगे, अगर हमने परमानेंट ट्रांसफ़र या डिस्पोजल ऑफ बिजनेस एसेट्स कर दिया, जबकि हमने उसका आईटीसी यानी कि इनपुट टैक्स क्रेडिट हमने लिया था और हम उसको परमानेंट ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा हमारा
सप्लाई डीम सप्लाई मान लेंगे। जैसे हमने कंप्यूटर परचेज किया था, आईटी से आगे चैप्टर आएगा इनपुट टैक्स क्रेडिट का, उसके बारे में और पढ़ेंगे। तो ये सारे चैप्टर्स आपस में कनेक्टेड हैं, जिन लोगों ने एक बार पढ़ा है वो समझ जाएंगे। तो आईटीसी अगर हमने लिया है तो हमने चाहे बेचा है, सोल्ड विद और विदाउट कंसिडरेशन, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, सप्लाई हो जाएगा। लेकिन अगर हमने आईटीसी नहीं लिया, सोल्ड विद कंसिडरेशन है, लेकिन हाँ अगर आईटीसी नहीं लिया है तो हम क्या करेंगे, तो हम लोग को देखना पड़ेगा कंसिडरेशन है कि नहीं है। अगर सोल्ड विद कंसिडरेशन है तो सप्लाई हो जाएगा, और विदाउट कंसिडरेशन है तो नॉट ए सप्लाई हो जाएगा। इसके बाद डीम सप्लाई में है पैरा 2 जो है वो है हमारा सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ बिटवीन रिलेटेड पर्सन और बिटवीन डिस्टिंक्ट पर्सन इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, इसको भी सप्लाई मान लिया जाएगा। लेकिन यहाँ पे भी एक एक्सेप्शन है कि गिफ्ट्स नॉट एक्सीडिंग 50,000 इन अ वैल्यू इन अ फाइनेंशियल ईयर बाय एन एम्प्लॉय टू एन एम्प्लॉय, उसको हम लोग क्या करेंगे, सप्लाई नहीं मानेंगे। यानी कि अगर वैल्यू 51,000 है तो टैक्स हमको देना पड़ेगा, पूरे पे देना पड़ेगा टैक्स 51,000 पे, नॉट ऑन 1,000। यानी कि नॉट एक्सीडिंग 50,000 से कम का है तो वो क्या है, डीम सप्लाई नहीं है। तो रिलेटेड पर्सन क्या होता है और क्या डिस्टिंक्ट पर्सन होते हैं ये हम बता देते हैं। रिलेटेड पर्सन हमने बहुत बार कई जगह पढ़ा है, तो उसमें क्या आ जाएगा, ऑफिसर्स और डायरेक्टर्स ऑफ वन अनदर बिजनेस आ जाएंगे, लीगली रिकॉग्नाइज पार्टनर आ जाएंगे। और अगर सर्च पर्सन जो है एम्प्लॉयर एम्प्लॉय है, थर्ड पर्सन अगर ओन कंट्रोल और होल्ड करता है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली 25% या उससे ज़्यादा, मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन है, 25% या उससे ज़्यादा वोटिंग स्टॉक, वोटिंग पावर या फिर शेयर्स और बोथ ऑफ देम, थर्ड पर्सन कंट्रोल कर रहा है, या फिर मेंबर्स ऑफ द सेम फैमिली है, या फिर वन ऑफ देम इज द सोल एजेंट, सोल डिस्ट्रीब्यूटर, सोल कंसेंशरी ऑफ द अदर, ये सब रिलेटेड पर्सन हो गए। डिस्टिंक्ट पर्सन क्या हो जाएगा, देखो रजिस्ट्रेशन जीएसटी का जो है वो पैन बेस्ड है। वंस अ सप्लायर लाइबल टू रजिस्टर ही हैज टू ऑब्टेन द registration in each of the states in which he operates and makes a taxable supply। तो अगर लाइबल हो गया तो उसको क्या करना पड़ेगा, हर स्टेट में क्या करना पड़ेगा, लेना पड़ेगा। तो नॉर्मली रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन सिंगल रजिस्ट्रेशन है ना स्टेट, एक स्टेट में एक ही रजिस्ट्रेशन करते हैं। लेकिन अगर मल्टीपल बिजनेस है एक ही स्टेट में तो उसके बाद ऑप्शन है कि या तो वो सिंगल रजिस्ट्रेशन ले, या फिर क्या ले, वो सेपरेट रजिस्ट्रेशन और ईच प्लेस ऑफ बिजनेस इन द सेम स्टेट, एक ही स्टेट में अलग अलग भी ले सकता है। तो जब हमारे एस्टेब्लिशमेंट्स हैं ऑफ अ पर्सन विद सेपरेट रजिस्ट्रेशन वेदर विद इन द सेम स्टेट और विद इन द डिफरेंट स्टेट, उनको हम डिस्टिंक्ट पर्सन मानेंगे। यानी कि अगर एक ही पर्सन ने अपने डिफरेंट एस्टेब्लिशमेंट है उनके सेपरेट रजिस्ट्रेशन लिया तो वो क्या हो जाएगा, डिस्टिंक्ट पर्सन हो जाएगा। तो वेयर अ पर्सन हु हैज ऑब्टेन और इज रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन, दोनों चीज़ें आ गई, ऑब्टेन किया है या रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन रजिस्ट्रेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ एन एस्टेब्लिशमेंट एंड हैज़ एन एस्टेब्लिशमेंट इन अनदर स्टेट, देन इनको हम लोग बोलेंगे डिस्टिंक्ट पर्सन। और अगर जैसे इवन इफ वन ब्रांच इज रजिस्टर्ड बट अदर ब्रांच रजिस्टर्ड नहीं है और नॉट इवन लायबल टू रजिस्टर, तो भी हमने अगर जैसे ब्रांच का यहाँ पे मेन पॉइंट आता है कि ब्रांच में स्टॉक ट्रांसफर करा, उसको भी हम लोग सप्लाई मान लेंगे। इसका एक एग्जांपल से समझाते हैं कि ऋषभ एंटरप्राइज है, रजिस्टर्ड सप्लायर है जिसका एसी रेस्टोरेंट है महाराष्ट्र में, लेकिन उसने क्या करी, एक लिकर शॉप खोली है रायपुर उत्तराखंड में फॉर ट्रेडिंग ऑफ द एल्कोहलिक लिकर। अब एल्कोहलिक लिकर जो है वो तो नॉन टैक्सेबल सप्लाई हो गई, तो वहाँ पे क्या है, नॉट रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन द रजिस्ट्रेशन फॉर उत्तराखंड। लेकिन अगर एसी रेस्टोरेंट जो है महाराष्ट्र में और लिकर शॉप जो है वो क्या है कि रजिस्टर्ड है, लिकर शॉप जो है वो क्या हो जाएगा, इन दोनों को एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डिस्टिंक्ट पर्सन मानेंगे। तो सप्लाई जो है महाराष्ट्र रेस्टोरेंट टू उत्तराखंड शॉप, अगर इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस इवन विदाउट द कंसिडरेशन, इनको हम लोग क्या करेंगे, सप्लाई मान लेंगे। तो ये ब्रांच वाला यहाँ पे आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो इसमें क्या है, स्टॉक ट्रांसफ़र अगर आपने किया तो डीम सप्लाई हम लोग इसको मान लेंगे, लेकिन तभी मानेंगे जब हमारे क्या होंगे, रजिस्ट्रेशन जो है ना वो सेपरेट होने चाहिए। अगर जैसे किसी ने अगर एक ही सिंगल रजिस्ट्रेशन लिया है, जनरली सिंगल रजिस्ट्रेशन लिया है एक स्टेट में, और जैसे वो लखनऊ ब्रांच से अपना कानपुर ब्रांच में स्टॉक ट्रांसफ़र कर रहा है लेकिन उसका रजिस्ट्रेशन सिंगल है, तो उसको सप्लाई नहीं मानेंगे क्योंकि वो तो एक ही रजिस्ट्रेशन हो गया ना। अब प्रिंसिपल एजेंट की बात करें तो सप्लाई ऑफ गुड्स डीम सप्लाई में कैसे मानेंगे कि प्रिंसिपल टू एजेंट अगर विदाउट कंसिडरेशन दे रहा है और एजेंट ने अंडरटेक किया है टू सप्लाई द गुड्स ऑन बिहाफ ऑफ द प्रिंसिपल, तो उसको क्या करना पड़ेंगे, सप्लाई मान लेंगे। या फिर एजेंट टू इस प्रिंसिपल अगर
एजेंट टू प्रिंसिपल है और विदाउट कंसिडरेशन भी है, बट एजेंट अंडरटेक्स टू रिसीव द गुड ऑन बिहाफ ऑफ द प्रिंसिपल, तो उसको भी क्या करेंगे, सप्लाई मान लेंगे। लेकिन यहाँ पे हमको ये देखना पड़ेगा कि जो इनवॉइस है वो द फर्दर सप्लाई ऑफ द गुड ऑन बिहाफ ऑफ द प्रिंसिपल और इज इशूड बाय द एजेंट और नोट। तो यहाँ पे ये देखेंगे जो इनवॉइस है वो इशू एजेंट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, या फिर अथॉरिटी टू पास और रिसीव द टाइटल ऑफ द गुड्स ऑन बिहाफ ऑफ द प्रिंसिपल, एजेंट के पास वो अथॉरिटी है कि नहीं है। तो अगर इनवॉइस जो है अगर वो एजेंट अपने नेम में इशू करता है, मतलब अपने नाम में इनवॉइस इशू कर रहा है एजेंट, तो वो क्या हो जाएगा, सप्लाई मान लेंगे। और अगर इनवॉइस इज इशूड बाय द एजेंट टू द कस्टमर, एजेंट आगे कस्टमर को दे रहा है लेकिन इन द नेम ऑफ द प्रिंसिपल, तो वो क्या करेंगे, डीम सप्लाई नहीं मानेंगे। और इसके बाद व्हेन द गुड्स बीइंग प्रोक्योर्ड बाय द एजेंट ऑन बिहाफ ऑफ द प्रिंसिपल आर इनवॉइस इन द नेम ऑफ एजेंट, तो ये सप्लाई की बात हो रही थी यहाँ पे। और जैसे अगर गुड्स है ना खरीदता है, बीइंग प्रोक्योर्ड बाय द एजेंट ऑन बिहाफ ऑफ द प्रिंसिपल आर इनवॉइस इन द नेम ऑफ एजेंट, तो भी हम लोग क्या करेंगे, देन द प्रोविजन इज कवर्ड अंडर द पैरा 3 ऑफ शेड्यूल 1, यानी कि उसको भी हम लोग क्या कर लेंगे, सप्लाई डीम सप्लाई के कॉन्सेप्ट में चेक करेंगे। फिर इसके बाद हम देखेंगे इम्पोर्टेशन ऑफ सर्विसेज के बारे में, पैरा 4 ऑफ शेड्यूल 1, फ्रॉम अ रिलेटेड पर्सन और फ्रॉम एज एस्टेब्लिशमेंट आउटसाइड इंडिया विदाउट कंसिडरेशन भी है। तो ये चीज़ तो क्या हो गई, इम्पोर्ट ऑफ सर्विसेज हो गई। तो विद कंसिडरेशन तो हमेशा सप्लाई है ही है, लेकिन विदाउट कंसिडरेशन अगर हम देखेंगे तो विदाउट कंसिडरेशन है बट रिलेटेड पर्सन से है और प्लस क्या है कि बिजनेस के लिए, तो उसको सप्लाई मानेंगे, अदरवाइज वो क्या है कि सप्लाई नहीं मानेंगे। तो कंसिडरेशन वाला हमेशा सप्लाई मानना ही है। इंपोर्टेशन ऑफ सर्विसेज की बात हो रही है, कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे आ जाएंगे कि जुमरू एसोसिएट है, उन्होंने कंसल्टेंसी सर्विसेज ली है फ्रॉम इट्स हेड ऑफिस इन मलेशिया। तो हेड ऑफिस ने क्या किया, फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विसेज दी है, लेकिन ये दोनों क्या हो गए, रिलेटिव पर्सन हो गए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो सर्विसेज हमने रिसीव करी है जुमरू एसोसिएट्स ने, वो क्या हो जाएगी, सप्लाई हो जाएगी, भले ही वो नहीं चार्ज कर रहा है, क्योंकि ये क्या हो गया, रिलेटेड पर्सन प्लस इन द कोर्स ऑफ बिजनेस। सेकेंड है चकमा का प्रोप्राइटर रजिस्टर्ड इन दिल्ली हैज सॉट आर्किटेक्ट सर्विसेज फ्रॉम हिज सन इन यूएस विद रिस्पेक्ट टू हिज न्यूली कंस्ट्रक्टेड हाउस, लेकिन ये क्या है, विदाउट कंसिडरेशन रिसीव किया है रिलेटेड पर्सन, फिर भी ये क्या हो जाएगा, सप्लाई नहीं होगा, क्योंकि ये बिजनेस के लिए नहीं है। लेकिन अगर यही आर्किटेक्ट सर्विसेज विदाउट कंसिडरेशन अगर हम लोग ऑफिस के लिए ले लेते तो उसको सप्लाई मान लेते, क्योंकि वो बिजनेस के लिए हो जाता। थर्ड एग्जाम्पल, मिस्टर अंकित ने क्या करा, इंपोर्ट करी इंटीरियर डिजाइनिंग सर्विसेज फॉर हिज हाउस फ्रॉम हिज सन फॉर फ्री, तो ये भी क्या हो जाएगा, नॉट ए सप्लाई। फिर फोर्थ पॉइंट है, मिस्टर अंकित ने इंपोर्ट करी डिजाइनर सर्विसेज फ्रॉम हिज सन फॉर हिज ऑफिस, तो ऑफिस के लिए करी, बिजनेस हो गया, तो ये हो जाएगा सप्लाई। फिर आ जाता है हमारा डेल क्रेडिट एजेंट के बारे में, डीसीए के बारे में। डीसीए क्या करता है, गारंटी पेमेंट देता है सप्लायर को। अगर बायर ने पेमेंट नहीं दिया प्रिंसिपल को ड्यू डेट से, तो लेकिन डीसीए आके कहता है कि वो प्रिंसिपल को पेमेंट देगा, और पेमेंट देगा वो कैसे देगा, डीसीए कलेक्ट द पेमेंट फ्रॉम द बायर अलॉन्ग विद द इंटरेस्ट। तो अगर इन्वॉइस वही सेम वाला इन्वॉइस अगर इशू करता है डीसीए ओन नेम में, तो क्या हो जाएगा, सप्लाई हो जाएगा, लेकिन नहीं करता है इन द नेम ऑफ द प्रिंसिपल, तो वो क्या हो जाएगा, नहीं होगा सप्लाई। फिर आ जाता है टेम्परेरी शॉर्ट टर्म ट्रांजेक्शन बेस्ड लोन एक्सटेंडेड बाय डीसीए टू रेसिपिएंट विद इंटरेस्ट चार्ज बाय डीसीए, तो उसको हम लोग क्या करेंगे कि अगर टेम्परेरी शॉर्ट टर्म ट्रांजेक्शन बेस्ड लोन है जो डीसीए ने दिया है रेसिपिएंट को, विद द इंटरेस्ट भी वो चार्ज कर रहा है, तो डीसीए नॉट एन एजेंट है या एजेंट है, सबसे पहले हम ये देखेंगे। तो उसको हम लोग क्या करेंगे कि सप्लाई तो वो है, लेकिन उसको हम कैसे मानेंगे, शॉर्ट टर्म जो ट्रांजेक्शन है उसको हम कैसे डील करेंगे। तो डीसीए अगर नहीं है एजेंट, यानी कि सप्लाई ऑफ गुड्स फ्रॉम प्रिंसिपल टू रेसिपिएंट डायरेक्टली क्या है, उसके पास जा रहे हैं, और एजेंसी सर्विसेज ये सिर्फ दे रहा है, डीसीए किसको दे रहा है, सप्लायर को भी दे रहा है या फिर रेसिपेंट को दे रहा है, और बोथ और लोन सर्विसेज दे रहा है ये डीसीए टू रेसिपेंट। तो ये क्या हो जाएगी, इंडिपेंडेंट सप्लाई करेंगे, और इंटरेस्ट जो हो जाएगा वहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्सेम्प्ट हो जाएगा। लेकिन अगर डीसीए एजेंट भी है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे चार चीज़ें हो रही है कि एक तो क्या है, गुड्स फ्रॉम प्रिंसिपल टू डीसीए जा रहा है, और फिर गुड्स क्या है, डीसीए से रेसिपिएंट को जा रहा है, और ये क्या दे रहा है, एजेंसी सर्विसेज दे रहा है, किस किस को दे रहा है, या तो टू सप्लायर और रेसिपिएंट और बोथ, और लोन सर्विसेज भी दे रहा है, तो ये इंसिडेंशियल सप्लाई हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, सप्लाई इंक्लूड्स इंटरेस्ट, और वो क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा। फिर आ जाता है हमारा शेड्यूल 2। शेड्यूल 2 जो है CGST एक्ट में, उसमें ये बताता है कि सप्लाई ऑफ गुड्स है कि वो सर्विसेज है कि क्या है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि एक्टिविटी क्या है, एक्टिविटी ट्रांजैक्शन
कंसिडरेशन जो भी हमारा क्या है, अगर ट्रांसफ़र हमने किया टाइटल एंड गुड्स है या फिर टाइटल एंड गुड्स अंडर एन एग्रीमेंट है जिसमें ये आता है कि प्रॉपर्टी एट अ फ्यूचर डेट अपॉन द फुल पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन ट्रांसफ़र हो जाएगी, तो वो क्या हो जाएगा, एक्चुअली में टाइटल हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं ना, तो वो हो जाएगा गुड्स, लेकिन राइट या अनडिवाइडेड शेयर इन गुड्स विदाउट द ट्रांसफ़र ऑफ टाइटल वो हमारा क्या हो जाएगा, सर्विसेज। फिर है हमारा लैंड एंड बिल्डिंग। लैंड एंड बिल्डिंग का क्या है, जैसे लीज, टेनेंसी, ईजमेंट, लाइसेंस अगर हमने किसी चीज़ को लिया है वो सर्विसेज हो जाएगी, या फिर लीज एंड लेटिंग आउट ऑफ बिल्डिंग कर रहे हैं, कॉमर्शियल या रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स वो भी कर रहे हैं, फॉर बिजनेस के लिए कर रहे हैं या कॉमर्स के लिए, तो वो सर्विस हो जाएगी। ट्रीटमेंट या प्रोसेस है, जैसे जॉब वर्कर का आगे नहीं आएगा, वो आएगा कि आपने किसी का ट्रीटमेंट या प्रोसेस किया ऑन अनदर पर्सन गुड, ये क्या होगी, सर्विस कहलाती है ये। फिर ट्रांसफ़र ऑफ बिजनेस एसेट्स, यानी कि गुड्स फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द बिजनेस एसेट्स ट्रांसफ़र या फिर डिस्पोज ऑफ हमने कर दिए हैं, तो वो तो क्या हो जाएगा, गुड्स ही हो जाएगा, या फिर गुड्स फॉर बिजनेस आर पुट टू प्राइवेट यूज़ और आर मेड अवेलेबल टू एनी पर्सन फॉर यूज़ अदर देन द बिजनेस, बिजनेस के अलावा किसी यूज़ के लिए करें अंडर द डायरेक्शंस, तो यानी कि इसका यूजेस चेंज हो गया है, तो ये हो जाएगा हमारा सर्विस। फिर आ जाएगा गुड्स फार्मिंग पार्ट ऑफ goods forming part of assets of any business carried on by a person who ceases to be a taxable person shall be deemed to be supplied by him in the course of the business immediately before he ceases to be a taxable person। तो ये भी क्या हो जाएगा, गुड्स जो हैं वो पहले क्या थे, बिजनेस के थे, बट अब वो टैक्सेबल पर्सन नहीं रहा, तो इमीडिएटली बिफोर द सीजेस वो सप्लाई ऑफ गुड्स मान लेंगे। लेकिन इसका एक्सेप्शन क्या है, अगर बिजनेस ट्रांसफ़र हो गया पूरा गोइंग कंसर्न से, या फिर बिजनेस कैरिड ऑन हो रहा है अभी भी बाय अ पर्सन रिप्रेजेंटेटिव, वो इज डीम्ड टू बी ए टैक्सेबल पर्सन। फिर है रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं किसी भी चीज़ का, टेम्परेरी ट्रांसफ़र, परमिटिंग यूज, एंजॉयमेंट ऑफ एनी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, डेवलपमेंट, डिज़ाइन, ये सब कर रहे हैं, या एग्रीइंग टू ऑब्लिगेशन टू रिफ्रेन फ्रॉम एन एक्ट, टॉलरेटिंग एन एक्ट, ये क्या हो जाएगा, सर्विसेज। फिर है ट्रांसफ़र ऑफ राइट टू यूज़ एनी गुड्स फॉर एनी पर्पस, ये भी क्या हो जाएगा, सर्विसेज। फिर है कंपोजर सप्लाई जो हमारा आता है, जैसे वर्क कॉन्ट्रैक्ट है, या फिर गुड्स सप्लाई ऑफ गुड्स है, बीइंग फूड और आर्टिकल फॉर ह्यूमन कंजप्शन, एनी ड्रिंक मतलब लिकोल अल्कोहल के अलावा, वेयर सच सप्लाई और सर्विस इज़ फॉर कैश डेफर्ड पेमेंट और अदर वैल्यूएबल कंसिडरेशन। तो ये जो कंपोजर सप्लाई है ना, इसको हम लोग क्या करेंगे, सर्विसेज का ही माना जाता है। तो जैसे अगर हम बात करें कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग है, तो जैसे अंडर कंस्ट्रक्टेड यूनिट्स जो हैं, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, कंस्ट्रक्शन की बात हो रही है तो वो तो सप्लाई ऑफ सर्विस हो जाएगा, लेकिन कंप्लीटेड यूनिट्स है, कंप्लीटेड बिल्डिंग है, वो नेगेटिव सप्लाई है, वो ना तो सप्लाई ऑफ सर्विस है ना सप्लाई ऑफ गुड्स है। फिर हमारा कंपोजिट सप्लाई में क्या आ जाएगा, जैसे रेस्टोरेंट है, आउटडोर कैटरिंग है, फूड एंड ड्रिंक, तो ये हमेशा क्या है, सप्लाई ऑफ सर्विस है, वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विस भी सप्लाई ऑफ सर्विस है, और अदर कंपोजिट सप्लाई ऑफ है उनको देखना पड़ेगा। फिर शेड्यूल 3 क्या है, नेगेटिव लिस्ट है, जो कि क्या है, सप्लाई नहीं होगी। तो सबसे पहले आएगा इसमें एम्प्लॉय टू एम्प्लॉयर इन द कोर्स और रिलेशन ऑफ द एम्प्लॉयमेंट, ये हमारा आ जाएगा। जैसे कि कैजुअल वर्कर्स को अगर एम्प्लॉयमेंट के उसमें रखा है कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्टर ने, तो ये हमारा हो जाएगा, इस चीज़ में कवर होता है नेगेटिव लिस्ट में। फिर कैजुअल वर्कर्स को सिक्योरिटी एजेंसी ने रखा है सिक्योरिटी सर्विसेज देने के लिए, ये भी सर्विसेज इनकी कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट हो जाएगा। और परक्यूसेट जो एम्प्लॉयर देता है एम्प्लॉय को एज पर द कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट अगर हम लोग दे रहे हैं, तो वो क्या है, टैक्सेबल नहीं है। फिर यहाँ पे आ जाएगा सेकंड पॉइंट है सर्विसेज बाय एनी कोर्ट और ट्रिब्यूनल, वो भी क्या है, नहीं होएगा। फिर थर्ड है फंक्शन परफॉर्म बाय द मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर, पंचायत, म्यूनिसिपैलिटी, ये सब है। ड्यूटीज परफॉर्म बाय पर्सन हु होल्ड एनी पोस्ट इन दी who held many posts in the constitution in that capacity। फिर थर्ड आ जाएगा duties performed by a person as a chairperson, member, director in a body established by CG, SG, local authority and who is not deemed as an employee before the commencement of the। फिर है फोर्थ है मरण मौत की जितने भी चीज़ें हैं, सर्विसेज ऑफ फ्यूनरल ब्यूरियल services of funeral, burial, crematorium, mortuary including transportation of the deceased। फिफ्थ है सेल ऑफ लैंड, लेकिन उसमें हमको शेड्यूल 2 सेल ऑफ बिल्डिंग वाला जो है ना, वो हम लोग को देखना पड़ेगा। फिर है एक्शनेबल क्लेम्स, इसमें आ जाएगा अदर देन दी स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम्स है, उसके अलावा हमें देखना पड़ेगा, क्योंकि जो स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम है ना, वो टैक्सेबल होती है, तो बाकी जो सिंपल एक्शनेबल क्लेम है उसको नहीं करते हैं। वो हमारी जो सिंपल एक्शनेबल क्लेम जो है स्पेसिफाइड नहीं है, वो हमारी नेगेटिव लिस्ट में आती है। फिर सप्लाई ऑफ द गुड्स फ्रॉम अ नॉन टैक्सेबल
territory to another place in the non-taxable territory without the goods entering into India. इंडिया में आ ही नहीं रहे तो कहाँ से हो जाएगा. फिर लास्ट है कि सप्लाई ऑफ वेयर हाउस गुड्स टू एनी पर्सन बिफोर क्लियरेंस फॉर होम कंजम्पशन, ये भी नहीं मानेंगे. एंड सप्लाई ऑफ गुड्स बाय द कंसाइनी टू अदर पर्सन बाय एंडोर्समेंट ऑफ द डॉक्यूमेंट ऑफ द टाइटल of the goods after the goods have been dispatched after the goods have been dispatched from the port of origin outside India but before the clearance for home consumption. टाइटल दे दिया, गुड डिस्पैच हो गया आउटसाइड इंडिया से, तो ये सब क्या हो जाएंगे हमारे नॉट सप्लाई, क्योंकि ये सब क्या है बिफोर क्लियरेंस फॉर होम कंजप्शन है. फिर आ जाएगा हमारा कि कंपोजिट और मिक्स सप्लाई क्या होता है. कंपोजिट सप्लाई में क्या आता है, टू और मोर सप्लाई, जिसमें कि क्या है एक प्रिंसिपल सप्लाई है एंड दैट शैल बी ट्रीटेड एज अ सप्लाई ऑफ प्रिंसिपल सप्लाई. कंपोजिट सप्लाई में क्या होता है कि नेचुरली बंडल्ड होते हैं, ऐसे अलग नहीं कर सकते हैं. और इसमें क्या होता है सिंगल प्राइस ही चार्ज होता है पूरा कंप्लीट बंडल का, और जो जीएसटी लगता है ना वो प्रिंसिपल प्रोडक्ट की टैक्स रेट पे लगता है. भले ये डिफरेंट प्राइस शो कर रहे हैं डिफरेंट प्रोडक्ट्स के इनवॉइस में, लेकिन वो होते कंपोजिट है नेचर में, तो जीएसटी तो हमारा किस पे लगेगा, प्रिंसिपल प्रोडक्ट टैक्स रेट पे लगेगा. प्रिंसिपल प्रोडक्ट की जो टैक्स रेट है वो उसी पे ही लगेगा. लेकिन मिक्स सप्लाई क्या होता है, जिसमें टू और मोर सप्लाईज होते हैं, जो क्या होता है कि इंडिविजुअल सप्लाई होते हैं, नेचुरली बंडल नहीं होती है, और इसमें क्या होता है कि सप्लाई दैट अट्रैक्ट दी हायर रेट. तो ये भी यहाँ पे भी मिक्स सप्लाई में क्या है सिंगल प्राइस से चार्ज करते हैं, लेकिन यहाँ पे कोई कंपोजिट सप्लाई नहीं है. एंड टू और मोर इंडिविजुअल सप्लाई है, और उसको हमने क्या करा है इन कॉम्बिनेशन और इन कंजक्शन विथ ईच अदर बाय अ टैक्सेबल पर्सन वो सप्लाई कर रहा है. फिर उसके बाद कुछ क्लैरिफिकेशंस आए हैं, अलग अलग कुछ रेलेवेंट पॉइंट्स हैं जिस पे क्वेश्चन बन के आ जाते हैं. जैसे सेल्स प्रमोशन स्कीम है, फ्री ऑफ कॉस्ट हमने दिया, तो उनको क्या सप्लाई मानेंगे कि नहीं. अब जैसे हमने क्या दिया है कि फ्री सैम्पल्स एंड गिफ्ट्स हमने दिया है, फ्री ऑफ कॉस्ट दिया, विदाउट एनी कंसिडरेशन दिया, तो उसको हम लोग क्या करेंगे सप्लाई नहीं मानेंगे. लेकिन अगर वो शेड्यूल 1 में आ गई ना डीम सप्लाई, तो देखना पड़ेगा वहाँ पे. फिर आगे हमारा बाय 1 गेट 1 ऑफर होता है, तो ये क्या है इंडिविजुअल सप्लाई ऑफ फ्री गुड्स नहीं है, बट इसमें क्या है टू और मोर इंडिविजुअल सप्लाई है, लेकिन सिंगल प्राइस हम चार्ज कर रहे हैं एंटायर सप्लाई का. यानी कि इसमें क्या हो रहा है सप्लाई 2 गुड्स कर रहे हैं फॉर द प्राइस ऑफ 1. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा टैक्सेबिलिटी तो हमारी होएगी, बट ये डिपेंड करेगा कि सप्लाई हमारी कंपोजिट है कि मिक्स सप्लाई है, और रेट ऑफ टैक्स भी उसी अकॉर्डिंग करेंगे. तो बाय 1 गेट 1 वाला हमें ध्यान रखना पड़ेगा. सेकेंड है टैक्सेबिलिटी ऑफ द टेनेंसी राइट्स अगेंस्ट अंडर जीएसटी. सेकेंड है टेनेंसी राइट्स अंडर जीएसटी. अगर हमने एक्टिविटी करा है ऑफ ट्रांसफर ऑफ टेनेंसी राइट अगेंस्ट कंसिडरेशन टेनेंसी प्रीमियम, तो वो हमारा जीएसटी में आएगा. फिर थर्ड है हमारा प्रिंटिंग कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में. प्रिंटिंग वाला भी काफ़ी क्वेश्चन आता है. प्रिंटिंग ऑफ बुक्स है, अगर हमने क्या करा प्रिंटिंग कॉन्ट्रैक्ट जो है वैसे कंपोजिट सप्लाई होती है, लेकिन वो गुड्स है सर्विस है क्या है वो हमें देखना पड़ेगा. तो प्रिंटिंग ऑफ बुक्स है, पैम्फलेट्स है, ब्रोशर्स हैं, एनुअल रिपोर्ट्स हैं, जहाँ पे हमारा जो कंटेंट है वो पब्लिशर दे रहा है, जिसके पास यूसेज राइट्स है इंटेंजिबल इनपुट्स की. और लेकिन जो फिजिकल इनपुट है ना इंक्लूडिंग पेपर वगैरह, वो हम लोग क्या करना है जो सप्लायर है, सप्लाई ऑफ प्रिंटिंग जो है वो क्या कर रहा है, प्रिंटर जो है वो क्या कर रहा है सप्लायर दे रहा है. लेकिन यहाँ पे क्या कर रहा है सप्लाई ऑफ प्रिंटिंग ही मेन चीज़ है यहाँ पे, यानी कि कंटेंट तो सामने वाला दे रहा है बट सप्लाई ऑफ प्रिंटिंग इज अ प्रिंसिपल सप्लाई. तो ये क्या हो जाएगा सप्लाई ऑफ सर्विस हो जाएगा. लेकिन अगर हम सप्लाई कर रहे हैं और प्रिंटेड एनवेलप, लेटर कार्ड, प्रिंटेड बॉक्स, टिश्यूज, नैपकिन जिसमें डिज़ाइन लोगो, वो भी क्या कर रहा है सप्लाई बाय द रेसिपिएंट ऑफ गुड्स बट मेड यूजिंग फिजिकल इनपुट्स विच आर बिलोंगिंग टू द प्रिंटर. तो प्री डोमिनेंट सप्लाई क्या हो जाएगी गुड्स की हो जाएगी. हमें तो गुड्स चाहिए ना, प्रिंटेड एनवेलप चाहिए, यानी कि इटसेल्फ हमें गुड्स चाहिए. तो ये क्या हो जाएगी द सप्लाई ऑफ प्रिंटिंग जो है एंसिलरी टू द प्रिंसिपल सप्लाई ऑफ गुड्स हो जाएगी. तो ये क्या हो जाएगा सप्लाई ऑफ गुड्स आ जाएगा. फिर उसके बाद है नेक्स्ट पॉइंट है कि रिगार्डिंग सर्विसिंग ऑफ कार्स, जिसमें कि सप्लाई ऑफ गुड्स स्पेयर पार्ट्स भी आ जाता है और लेबर भी लगती है सप्लाई. तो इसमें क्या है केस टू केस बेसिस पे डिपेंड करेगा. वैल्यू ऑफ गुड्स और सर्विसेज अगर सेपरेटली शो करें हैं तो हम लोग क्या करेंगे टैक्स भी सेपरेटली लगाएंगे. फिर नेक्स्ट आ जाएगा रीट्रीडिंग ऑफ टायर्स. ये सप्लाई ऑफ गुड्स है या सर्विस है. तो रीट्रीडिंग ऑफ टायर्स क्या है कंपोजिट सप्लाई है. तो प्री डोमिनेंट सप्लाई यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्री डोमिनेंट एलिमेंट क्या हो जाएगा प्रोसेस ऑफ रीट्रीडिंग, तो वो क्या हो जाएगा सप्लाई ऑफ सर्विस हो जाएगा. लेकिन अगर प्रोसेस ऑफ रीट्रीडिंग कर रहे हैं वो तो सप्लाई ऑफ सर्विस हो जाएगा. लेकिन रीट्रीटेड टायर्स है तो ओल्ड टायर्स बिलोंग टू द सप्लायर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सप्लाई ऑफ गुड्स हो जाएगा. फिर उसके बाद आ जाता है कोस्ट पेट्रोलियम के बारे में भी काफ़ी चीज़ें आती है. अब कोस्ट पेट्रोलियम जो होता है ऑयल एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन कॉन्ट्रैक्टर, जिसको लाइसेंस मिला है
टू एक्सप्लोर और माइन द पेट्रोलियम क्रूड और नेचुरल गैस फ्रॉम द गवर्नमेंट। तो ये क्या है, एंटर करता है कॉन्ट्रैक्ट में, प्रोडक्शन शेयरिंग कॉन्ट्रैक्ट विद द गवर्नमेंट। तो रिलेशनशिप जो होती है ना कॉन्ट्रैक्टर्स की, वो गवर्नमेंट के साथ होती है, लाइसेंसर और लाइसेंसी वाली, है ना। तो इसमें क्या होता है, जो वैल्यू ऑफ द इसमें क्या होता है, वैल्यू ऑफ द पेट्रोलियम विच द कॉन्ट्रैक्टर इज एंटाइटल्ड टू टेक इन अ ईयर फॉर रिकवरी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, उसे हम कहते हैं कॉस्ट पेट्रोलियम। एंड द टोटल वैल्यू ऑफ द पेट्रोलियम प्रोड्यूस एंड सेव फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्ट एज रिड्यूस बाय द कॉस्ट पेट्रोलियम। टोटल वैल्यू ऑफ द टोटल वैल्यू ऑफ द पेट्रोलियम प्रोड्यूस एंड सेव्ड एज रिड्यूस बाय द कॉस्ट पेट्रोलियम, उसको बोलते हैं प्रॉफिट पेट्रोलियम। तो गवर्नमेंट शेयर जो होता है प्रॉफिट पेट्रोलियम, जो पे करता है कॉन्ट्रैक्टर, जो गवर्नमेंट को देता है फॉर ग्रांट ऑफ लीज, वो तो क्या है, एग्जाम फ्रॉम जीएसटी है। और जो कॉस्ट पेट्रोलियम है वो भी क्या है, नॉन टैक्सेबल, क्योंकि इट इज़ नॉट अ कंसिडरेशन रिसीव्ड बाय द कॉन्ट्रैक्टर फॉर द सर्विसेज प्रोवाइडेड टू गवर्नमेंट। ये कुछ सर्विसेज नहीं दे रहे हैं, उसके लिए नहीं है। तो कॉस्ट पेट्रोलियम नॉन टैक्सेबल और प्रॉफिट पेट्रोलियम जो है वो क्या हो जाएगा, एग्जाम्प्ट हो जाएगा। फिर बार बार ये आता है, मोल्ड्स एंड डाइज जो है ओन्ड बाय द ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स OEM, दे आर सेंट फ्री ऑफ कॉस्ट टू कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर इन द कोर्स ऑफ बिजनेस, वो भी क्या हो जाएगा, ये सप्लाई नहीं मानेंगे, क्योंकि ये क्या है, रिलेटेड या डिस्टिंक्ट पर्सन नहीं है और इसमें तो कंसिडरेशन भी नहीं है, तो ये सप्लाई बिल्कुल भी नहीं है, रिलेटेड नहीं है, ना डिस्टिंक्ट है और फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसीलिए। फिर उसके बाद है ना, जीएसटी कुछ कुछ अलग अलग चीज़ों पे आ जाता है और क्लैरिफिकेशंस आए हैं। अगर हम लोग एग्री करते हैं टू द ऑब्लिगेशन टू रेफ्रेन फ्रॉम एन एक्ट, यानी कि नॉन कॉम्पीट एग्रीमेंट हो गए, तो वो भी क्या हो जाएगा, सप्लाई ऑफ सर्विस हो जाएगा। या फिर हम एग्री कर रहे हैं टू द ऑब्लिगेशन टू टॉलरेट एन एक्ट, वो भी सप्लाई हो जाएगा। या फिर एग्री टू द ऑब्लिगेशन टू डू एन एक्ट, टू यानी कि एक इंडस्ट्रियल यूनिट एग्रीज टू इंस्टॉल इक्विपमेंट फॉर जीरो एमिशन डिस्चार्ज रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स अगेंस्ट consideration paid by such resident welfare association. So even though the emission or discharge from the industrial unit was within the permissible limit and there was no legal obligation upon the individual unit, but that was a supply. फिर आ जाएगा लास्ट में और बहुत सारे ऐसे ट्रांजेक्शन्स हैं, जैसे कि लिक्विडेटेड डैमेजेस। ये क्या होते हैं, लिक्विडेटेड डैमेजेस क्यों पे करते हैं, कंपेंसेशन पेएबल है फॉर ब्रीच ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। तो ये क्या है कि कंपेंसेट किसके लिए करा है, फॉर इंजरी लॉस डैमेज सफर्ड बाय द एग्री पार्टी, फ्लो ऑफ मनी है, तो यहाँ पे कोई कंसिडरेशन फॉर सप्लाई नहीं है, तो यानी कि ये टैक्सेबल भी नहीं होएगा। तो यहाँ पे क्या है, डैमेजेस आए हैं, डैमेज टू प्रॉपर्टी नॉट टैक्सेबल, पेनल्टी अगर किसी कॉन्ट्रैक्ट में है डिलेड कंस्ट्रक्शन के लिए, वो भी नॉन टैक्सेबल हो जाएगी। फिर फोर फीचर ऑफ अर्नेस्ट मनी बाय गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी इन द इवेंट ऑफ अ सक्सेसफुल बिडर फेलिंग टू एक्ट आफ्टर द विनिंग, तो ये भी नॉन टैक्सेबल हो जाएगी। लेकिन अगर एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ लीज है जहाँ पे कि क्या है कि ये बोल दिया कि लेसी टर्मिनेट नहीं करेगा लीज बिफोर अ सर्टेन पीरियड, लेकिन वो करता है तो उसको पेनल्टी देनी पड़ेगी, ये टैक्सेबल हो जाएगी। फिर चेक डिसओनर जो होता है, तो सप्लायर क्या जाएगा, पेमेंट टू बी रिसीव ऑन टाइम, तो ये एक्सप्रेस ऑफर है, विलिंगनेस नहीं है कि मतलब टाइम पे नहीं आए, तो चेक डिसओनर जो है वो कंसिडरेशन नहीं है और ये भी टैक्सेबल नहीं है। फिर पेनल्टी फॉर वायलेशन ऑफ लॉज, ये भी नॉट अ कंसिडरेशन फॉर एनी सप्लाई, तो ये भी टैक्सेबल नहीं होगी। फिर है फोर फीचर ऑफ सैलरी और पेमेंट ऑफ बॉन्ड अमाउंट इन द इवेंट ऑफ एम्प्लॉय लिविंग इन एम्प्लॉयमेंट बिफोर द मिनिमम एग्रीमेंट पीरियड जो होता है, ये भी टैक्सेबल नहीं है, क्योंकि ये एम्प्लॉयमेंट के कॉन्ट्रैक्ट में है। टू डिस्करेज द नॉन सीरियस एम्प्लॉयज एंड ऑल्सो एम्प्लॉयज डू नॉट गेट एनीथिंग इन रिटर्न फ्रॉम द एम्प्लॉयर। फिर है लेट पेमेंट फीस और सरचार्ज। तो लेट पेमेंट फीस क्या है कि विद इंटरेस्ट या जो भी है, ये फैसिलिटी ग्रांटेड बाय द सप्लायर है, नेचुरली बंडल्ड है विद द मेन सप्लाई, एंसिलरी टू और नेचुरली बंडल विद द प्रिंसिपल सप्लाई। तो यहाँ पे सेम रेट पे प्रिंसिपल सप्लाई वाली भी, तो यहाँ पे तो लग जाएगा। फिर फिक्स कैपेसिटी चार्जेस फॉर पावर, द मिनिमम फिक्स चार्ज इज पेएबल इवन इफ द 0 यूनिट्स ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी इज कंज्यूम, तो सो दस नॉट टैक्सेबल। फिक्स कैपेसिटी चार्जेस तो पे हमें करनी ही है, लेकिन यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रिसिटी क्या है, एग्जाम्प्ट है जीएसटी से। फिर है कैंसलेशन चार्जेस, कैंसलेशन चार्जेस मतलब अमाउंट फोरफिट हो गया है, नॉन रिफंडेबल टिकट फॉर एयर ट्रेवल, सिक्योरिटी डिपॉजिट है, अर्नेस्ट मनी फोरफिटेड है कि कस्टमर फेलिंग टू अवेल द ट्रैवल टूर ऑपरेटर या फिर होटल एकोमोडेशन सर्विस और कोई भी ऐसी अदर इंटेंडेड सप्लाईज एज द एलिमेंट ऑफ कंपोजिट सप्लाई दैट शुड बी असेस्ड एट द सेम रेट एज एप्लीकेबल टू द सर्विस कॉन्ट्रैक्ट, से एयर ट्रांसपोर्ट है, टूर ऑपरेटर है या फिर अदर सर्विस है।
तो ये क्या है, हम लोग को देखना पड़ेगा, एलिमेंट्स ऑफ कंपोजिट सप्लाई है, लेकिन जैसे फोरफीचर ऑफ अर्नेस्ट मनी ये कंसिडरेशन फॉर सप्लाई नहीं है, ये टैक्सेबल नहीं है। लेकिन कैंसिलेशन चार्जेस ऑफ रेलवे टिकट्स फॉर अ क्लास वुड अट्रैक्ट द जीएसटी एज द सेम रेट टू द क्लास ऑफ ट्रैवल, that is 5% GST on the first class or AC coach ticket and nil rate for the other class, that is this second sleeper class. Same is the case for the air travel. So cancellation charges जो है वो सेम रेट पे लगेंगे जो क्लास ऑफ ट्रैवल है। फिर आ जाएगा लास्ट के कुछ पॉइंट्स और रह गए हैं 4-5। अब जैसे सेल ऑफ लैंड होता है आफ्टर लेवलिंग लेइंग डाउन ऑफ ड्रेनेज लाइंस, तो आप है ना लैंड को सोल्ड आइदर एज इट इज या फिर आफ्टर सम डेवलपमेंट भी बेच सकते हैं, लेकिन वो है तो सेल ऑफ लैंड ही। ये तो वो क्या हो जाएगा, शेड्यूल 3 में कवर हो जाएगा, तो वो जीएसटी नहीं लगेगा। लेकिन सर्विस प्रोवाइडेड फॉर डेवलपमेंट ऑफ लैंड, सर्विस हमने कुछ दी है वो वहाँ पे जैसे लेवलिंग लेइंग ऑफ ड्रेनेज लाइंस, वहाँ पे जीएसटी लग जाएगा। फिर शेयर्स हेल्ड इन अ सब्सिडियरी कंपनी बाय द होल्डिंग कंपनी, इसको सप्लाई ऑफ सर्विसेज नहीं मानेंगे और इसको जीएसटी नहीं लगेगा। और परचेज और सेल ऑफ शेयर्स और सिक्योरिटीज़, ये जो वैसे भी इटसेल्फ क्या है, ये सप्लाई और इसको नहीं मानते हैं। फिर है सर्विसेज सप्लाइड बाय द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, पर्सनल कैपेसिटी में वो दे रहा है कि रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी टू द कंपनी बॉडी कॉर्पोरेट, तो वो क्या रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगाएंगे? नहीं, हम बिल्कुल नहीं लगाएंगे, पर्सनल कैपेसिटी वाला तो नहीं लगाएंगे। लेकिन ओनली दो सर्विसेज विच आर सप्लाइड बाय द डायरेक्टर in the capacity of the director of the company that shall be taxable under RCM in the hands of the company or body corporate। तो वो क्या करेगा, RCM लग तो जाएगा वहाँ पे, कंपनी देगा, लेकिन वो जो कैपेसिटी ऑफ डायरेक्टर होना चाहिए। फिर है सप्लाई ऑफ फूड और बेवरेजेस इन सिनेमा हॉल, तो उसको टैक्सेबल करते हैं रेस्टोरेंट सर्विस एज लॉन्ग एज जो फूड और बेवरेजेस हैं दैट आर सप्लाइड एज अ पार्ट ऑफ सर्विस एंड सप्लाइड इंडिपेंडेंट ऑफ द सिनेमा एग्जीबिशन सर्विस। तो हम उसको क्या करेंगे, रेस्टोरेंट सर्विस मानेंगे। लेकिन अगर सेल ऑफ सिनेमा टिकट और सप्लाई ऑफ फूड एंड बेवरेजेस उसको क्लब कर दिया और सेटिस्फाई हो गया, वो कंपोजिट सप्लाई बन गया, तो क्या लगेगी, रेट एप्लीकेबल टू द सर्विस ऑफ एग्जीबिशन ऑफ सिनेमा, क्योंकि प्रिंसिपल सप्लाई की रेट फिर लग जाएगी। कंपोजिट का मतलब क्या होता है, नेचुरली बंडल्ड है, तो जो प्रिंसिपल सप्लाई की रेट होगी वो लगेगी। फिर लास्ट का 2 पॉइंट और रह गए हैं, पर्सनल गारंटी 2 पॉइंट और रह गए हैं, पर्सनल गारंटी बाय डायरेक्टर्स और एक है कॉर्पोरेट गारंटी बाय डायरेक्टर्स इन जीएसटी। तो पर्सनल गारंटी बाय डायरेक्टर्स, पर्सनल गारंटी दे रहा है डायरेक्टर्स, क्यों दे रहा है, टू बैंक्स फॉर सिक्योरिंग द क्रेडिट फैसिलिटीज फॉर द कंपनी। और डायरेक्टर और कंपनी क्या हो जाएंगे, रिलेटेड पर्सन हो जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगी, सप्लाई ऑफ सर्विस हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टैक्सेबल वैल्यू पे लगती है हमारी सप्लाई जीएसटी जो लगता है, तो यहाँ पे रूल 28 आ जाएगा। तो यहाँ पे अगर एक एक्सेप्शन ये आ जाता है कि अगर आरबीआई ने ये कर दिया कि नो कंसिडरेशन कमीशन फीस कुछ भी डायरेक्टर को नहीं देंगे, कि वो भले ही पर्सनल गारंटी दे रहे हैं, तो यानी कि ओपन मार्केट वैल्यू तो 0 हो गई, तब हमारा जीएसटी नहीं लगेगा, इवन व्हेन दी बिकॉज नो, तब हमारा जीएसटी नहीं लगेगा क्योंकि नो कंसिडरेशन कैन बी पेड। लेकिन अगर एक्सेप्शनल केसेस में प्रमोटर डायरेक्टर मैनेजरियल पर्सन या फिर गारंटर्स को रेम्यूनरेशन दिया जा रहा है, तो टैक्सेबल वैल्यू क्या हो जाएगी, जो रेम्यूनरेशन या कंसिडरेशन जो इन पर्सन को दी है वो हो जाएगी और फिर जीएसटी लग जाएगा। अब कॉर्पोरेट गारंटी का क्या होता है, कॉर्पोरेट गारंटी का ये हो जाएगा, प्रोवाइडेड बाय वन कंपनी ऑन बिहाफ ऑफ द अनदर रिलेटेड कंपनी और अ होल्डिंग कंपनी टू सिक्योर द क्रेडिट फैसिलिटीज, और अगर ये विदाउट कंसिडरेशन भी दी है तो भी ये क्या हो जाएगा, सप्लाई ऑफ सर्विस हो जाएगा। क्यों, क्योंकि बिटवीन द रिलेटेड पर्सन एज पर दी शेड्यूल 1 हो जाएगा। रिलेटेड पर्सन या डिस्टिंक्ट पर्सन आएगा, जनरली उसको शेड्यूल 1 देखा जाता है, डीम सप्लाई माना जाता है, चाहे वो विद और विदाउट कंसिडरेशन हो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रूल 28 ऑफ द सीजीएसटी, लेकिन उसमें यहाँ पे ये लगता है कि केसेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज, जिसमें क्या आ जाएगा, कॉर्पोरेट गारंटी भी आता है बिटवीन रिलेटेड पर्सन। तो इररिस्पेक्टिव ऑफ वेदर फुल आईटीसी अगर रेसिपिएंट को अवेलेबल है, तो भी हम क्या करते हैं, उसको सप्लाई ऑफ सर्विसेज मानते हैं और उस हिसाब से टैक्सेबल वैल्यू निकालते हैं। बट ये सिर्फ कॉर्पोरेट गारंटी के लिए, पर्सनल गारंटी के लिए नहीं है, ऊपर जो बात बताई थी वही। तो यहाँ पे हमारा ये वाला जो सेकंड चैप्टर है सप्लाई अंडर जीएसटी, ये हमारा यहीं पे ही ख़त्म होता है। वीडियो में कुछ पॉइंट्स ज़्यादा थे जो थोड़े एक्सप्लेन करने लगे, तो मुझे लगा कि एक बार के लिए कर देते हैं और उसके बाद आप लोग का रिस्पॉन्स भी देखते हैं। तो ये सारे लास्ट मिनट रिविजन ऑडियोज़ आपको कैसे लगे, आप कुछ इसमें और भी सजेशन मुझे दे सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, जो कि होगा हमारा चार्ज ऑफ जीएसटी। और अगर आपको मेरे ये रिविजन ऑडियोज़ अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, क्या पता इससे किसी और की हेल्प हो जाए और मुझे भी इससे काफ़ी मोटिवेशन मिलेगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड लिसनिंग टू दिस ऑडियो, एंड ऑल द बेस्ट टू एवरीवन जो भी एग्ज़ाम दे रहे हैं।